तो मैं बता रहा था आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला ये रहा, ये आप नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना। यहाँ पर दे रखा है ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, स्टॉक हटा दो, आप इन्वेंट्री वर्ड लो। ओपनिंग मटेरियल लेना है यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री लेना है मटेरियल का, परचेजेस लेना है मटेरियल्स का, और क्लोजिंग इन्वेंट्री लेना है। देखिए बात कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम की हो रही है, तो फॉर्मूले में भी ओपनिंग भी मटेरियल्स का ही लेना है, परचेजेस भी मटेरियल्स की ही लेनी है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी मटेरियल्स की लेनी है। यानी कि तीनों चीज़ें जो हमें लेनी है वो किसकी लेनी है? मटेरियल्स की लेनी है, जो हमारे पास ये मटेरियल है। क्लियर हो गई बात ये? तो बेटा ये था हमारा क्या फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का। दोबारा से मैं बताऊंगा फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का। ओपनिंग इन्वेंट्री मटेरियल का प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री मटेरियल का। अब आप ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 38 पेज नंबर 1.47 पे। पेज नंबर 1.47 पे ये आपको इलस्ट्रेशन दे रखी है। क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है मटेरियल का, परचेजेस दे रखी है मटेरियल की, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है मटेरियल का। फॉर्मूला लगाइए, ये फॉर्मूला लगा, तीनों फिगर गिवन है, आपका ये आ गया। तो ये न्यूमेरिकल आपका आ सकता है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आया, इन्होंने पूछा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, लेकिन यहाँ ओपनिंग इन्वेंट्री मटेरियल का भी है, फिनिश गुड्स का भी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री मटेरियल का भी है, फिनिश गुड्स का भी है। आप निकाल क्या रहे हैं? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो आप ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी मटेरियल का लेंगे, ना कि फिनिश गुड्स का, क्योंकि फॉर्मूले में साफ लिखा हुआ है ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, परचेजेज ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। क्लियर हो गई बात ये? तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, फिर ये आ गया परचेजेज ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। बेटा आप मैं जो बोल रहा हूँ इसे नोट डाउन करते रहना, हो सकता है स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर रहे। अब यहाँ पर देखिए ये ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल 5,50,000 ये आ गया। परचेजेज आप क्वेश्चन में देखिए, क्या आपको परचेजेज गिवन है क्वेश्चन में? मटेरियल परचेज ये रहा, कितना परचेज करा? 22,50,000 का मटेरियल परचेज करा। क्लोजिंग इन्वेंट्री 4,50,000 की है, आंसर ये आ गया। कहने का मतलब ये है ये जो फिनिश गुड्स का ओपनिंग और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग गिवन है ये आप नहीं लेंगे, क्योंकि ये दोनों ही फॉर्मूले में नहीं आते। फिर इसी तरीके से इलस्ट्रेशन नंबर 40 है, इसमें देखिए क्या है। इलस्ट्रेशन नंबर 40 में ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है 1,50,000, ओपनिंग WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है, मटेरियल्स परचेज करा, इन्वेंट्री मटेरियल का दे रखा है, इन्वेंट्री आपको वर्क इन प्रोग्रेस का दे रखा है। मैंने आपको बताया ये जो वर्क इन प्रोग्रेस है इसे तो हमें लेना ही नहीं, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या है? आपका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। क्या है फॉर्मूला? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्स। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए एक प्रोडक्ट के 3 स्टेजेस होते हैं, एक वो मटेरियल होता है, एक वर्क इन प्रोग्रेस होता है, एक फिनिश गुड्स। हमें मटेरियल वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पर। हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं? मटेरियल वाला। तो इस क्वेश्चन में ये जो वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग और क्लोजिंग है ये आप नहीं लेंगे, बाकी फॉर्मूले की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। तो बेटा ये होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर हमारा जो फॉर्मेट था उसमें बात आती है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है आपने स्टॉक खरीदा और ख़रीद कर बेच दिया। आपने स्टॉक खरीदा और ख़रीद कर बेच दिया, वो स्टॉक इन ट्रेड कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पेपर ख़रीदा, मान लो ये पेपर है, ठीक है, ये पेपर ख़रीदते ही मैंने बेच दिया। ये पेपर है, पेपर परचेज करा और सेल कर दिया, तो ये स्टॉक इन ट्रेड कहलाएगा। लेकिन अगर इस पेपर को ख़रीद कर मैंने किताब बनाई, यानी कि इस पर प्रिंट करा, प्रिंट करके किताब बनाई, या मैंने रजिस्टर बनाया,
तो फिर ये मेरा स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, फिर ये मेरा रॉ मटेरियल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? रॉ मटेरियल। तो बेटा दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। क्या आता है बेटा? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो पहला पॉइंट था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, दूसरा था परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तीसरा आता है चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, ये इन्वेंट्रीज में जो है फिनिश गुड्स के इन्वेंट्रीज में चेंजेस, वर्क इन प्रोग्रेस के इन्वेंट्रीज में चेंजेस और स्टॉक इन ट्रेड के इन्वेंट्रीज में चेंजेस। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इम्प्लाइज बेनिफिट एक्सपेंसेस की। देखिए बेटा, नाम है इम्प्लाइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो इम्प्लाइज को बेनिफिट करेंगे। देखिए बेटा, इम्प्लाइज एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपको पता है। जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उन्हें क्या चाहिए? सर्विसेज देने के बदले रेमुनरेशन चाहिए। तो इम्प्लाइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में याद बेटा ये आ सकता है एग्ज़ाम में आपके, जो अगर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से क्वेश्चन बनेगा तो एक्सपेंसेस से ज़्यादा बनेंगे। आइए दे सकते हैं कि नीचे 4 ऑप्शन है और ये बताइए इनमें से कौन सा इम्प्लाइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में आता है। तो इसके एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। ठीक है, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। देखिए, या तो यहाँ भी लिख रखे हैं वरना यहाँ भी हैं। ये रहे वेजेस, जो लेबर होती है, लेबर को जो हम देंगे मजदूरी, वो इम्प्लाइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में आएगी। इम्प्लाइज को जो सैलरी देंगे वो इम्प्लाइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में आएगी। बोनस मिलता है, एक इकट्ठा अमाउंट मिलता है हर किसी को, तो वो बोनस में आएगा। लीव इनकैशमेंट, लीव इनकैशमेंट का बेसिकली मतलब होता है हर एम्प्लॉय को है ना क्या मिलता है? छुट्टियां मिलती हैं कंपनी की तरफ से। जैसे एक महीने में 2 छुट्टियां एक एम्प्लॉय ले सकता है। संडे तो ऑफ होता है, जो गेजेटेड हॉलीडेज हैं वो भी ऑफ रहेगा। अपार्ट फ्रॉम इट 2 लीव्स आर अलॉटेड टू एन एम्प्लॉय। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज हॉलीडेज। अब वो 2 छुट्टियां चाहे तो ले ले एम्प्लॉय, लेकिन कई सारे एम्प्लॉयज़ वो छुट्टियां लेते नहीं हैं। तो वो छुट्टियां क्या होती हैं? उनकी इकट्ठी होती रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक महीने में कंपनी ने 2 छुट्टियां अलाउ करी, तो एक साल में 24 छुट्टियां हो गई, एम्प्लॉय ने वो नहीं ली। फिर दूसरे साल में भी 24 हैं, उसने नहीं ली। इस तरीके से उसकी जो है ना 10 साल में 240 लीव्स हो गई, 240 लीव्स हो गई। कंपनी ये ऑप्शन रखती है कि अगर आपके पास लीव्स एक्यूमुलेटेड हैं, इकट्ठी छुट्टियां हैं, आप उन्हें चाहें तो इनकैश करा सकते हैं। इनकैश का मतलब ये है, अगर आपकी सैलरी एक महीने की 90,000 है। कितनी है सैलरी? 90,000 रुपीज़ आपकी एक महीने की सैलरी है, तो एक दिन की सैलरी हो गई 3,000 रुपये। ठीक है, आपके पास कितनी लीव्स हैं? 10 साल की 240 लीव्स हैं, ये आ गई 240 लीव्स। आप इन्हें इनकैश करा लें। इनकैश का मतलब एक दिन की सैलरी कितनी है? 3,000। तो ये आपका जो भी आंसर आएगा ये आ गया 7,20,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। बेटा ये जो 7,20,000 रुपये है ये कहलाता है लीव इनकैशमेंट। क्या कहलाता है ये? लीव इनकैशमेंट कहलाता है। यानी कि ये एम्प्लॉय को मिलेगा, उसकी तो इनकम है, लेकिन जब कंपनी ये अमाउंट पे करेगी छुट्टियों का, 240 छुट्टियों का 7,20,000, ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है लीव इनकैशमेंट, और ये आता है एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस में। तो वेजेस आपका एक एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सैलरीज आपका एक एग्जांपल, बोनस आपका एक एग्जांपल, लीव इनकैशमेंट आपका एक एग्जांपल, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, स्टाफ के वेलफेयर के लिए जैसे मेडिकल फैसिलिटी दे दी, बच्चों की ट्यूशन फीस वगैरह वगैरह, ये सारे जो हैं आपके एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस में आते हैं। तो बेटा ये 5 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, इन्हें डिटेल में आप याद रखिएगा। तो हमने पहला खर्चा डिस्कस कर लिया, हमने दूसरा खर्चा डिस्कस करा। पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सेकंड है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तीसरा है चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। फिर आपका एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस आया। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस में मैंने 5 एग्जाम्पल बताए, आप उन्हें याद रखना, MCQs में आ सकते हैं। फिर आती है फाइनेंस कॉस्ट। बेसिकली फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है?
आपने बैंक से लोन ले रखा है, उस लोन पर आपको इंटरेस्ट देना है, ठीक है। आपने शेयर्स इशू करे, आपको शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है, वो फाइनेंस कॉस्ट में आता है। मैं मार्क करा देता हूँ फाइनेंस कॉस्ट में आपका बेसिकली क्या क्या आता है। इधर देखिए, फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट इनकर्ड बाय द कंपनी ऑन बोरोइंग्स। बोरोइंग्स का मतलब उधार, कंपनी ने जो पैसा उधार लिया है उस पर जो कॉस्ट आएगी, यानी कि बोरोइंग्स का मतलब होता है जो लोन कंपनी ने लिया है। अब इसमें सबसे पहले आता है इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स। बोरोइंग्स पर जो हमने इंटरेस्ट पे करा है, अब किसी भी तरीके की बोरोइंग्स हो, ठीक है, किसी भी तरीके की बोरोइंग्स हो, सपोज यू हैव टेकन लोन फ्रॉम अ बैंक, लॉन्ग टर्म लोन, तो उस पर भी आप इंटरेस्ट देंगे। आपने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है बैंक से, उस पर भी आप इंटरेस्ट देंगे। सिमिलरली कैश क्रेडिट हो गया, एंड apart from it many other types of loan you take from bank and you have to make the payment of interest to the lenders. Is it clear? तो बेटा ये सारे जो आपके होते हैं फाइनेंस कॉस्ट में बेसिकली आपका क्या आता है, ये इंटरेस्ट आ गया। देखिए सिर्फ इंटरेस्ट नहीं आता, अपार्ट फ्रॉम इट यहाँ पर ये आ गया लोन प्रोसेसिंग फीस। आप एग्जाम्पल याद रखिए, एग्जाम्पल एग्जाम में आ सकते हैं। एक तो इंटरेस्ट आ गया, ये एक नंबर, ये आपका लोन प्रोसेसिंग फीस आ गई। आपने डिबेंचर्स इशू करे डिस्काउंट पर और प्रीमियम पे करना है आपको डिबेंचर्स पे रिडम्पशन के टाइम, ये सब भी आपके क्या आते हैं, उसमें आते हैं आपके फाइनेंस कॉस्ट में। लेकिन याद रखिए जो बैंक चार्जेस हैं, इन्होंने बताया कि फाइनेंस कॉस्ट में नहीं आते ये बैंक चार्जेस, तो ये पॉइंट याद रखना। तो आपके फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या आया, इंटरेस्ट आया, लोन प्रोसेसिंग फीस आई, डिस्काउंट आया। जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं डिस्काउंट पर तो वो फाइनेंस कॉस्ट है, और जब हम डिबेंचर्स को 5 साल के बाद रिडीम करेंगे तो जो प्रीमियम पे करेंगे दैट विल बी कॉल्ड व्हाट, फाइनेंस कॉस्ट। क्लियर हो गई बात? तो फ्रॉम एक्सपेंसेस, इम्प्लाइज बेनिफिट एक्सपेंसेस और ये फाइनेंस कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस। आपको पता है डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी आना क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? डेप्रिसिएशन कहलाता है किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी आना, वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। क्लियर हो गई बात? और एमोटाइजेशन जो बेसिकली वर्ड यूज़ होता है वो इंटेंजिबल एसेट्स के लिए यूज़ होता है। डेप्रिसिएशन वर्ड जो यूज़ होता है वो टेंजिबल एसेट्स के लिए यूज़ होता है, और एमोटाइजेशन वर्ड जो यूज़ होता है वो इनटेंजिबल एसेट्स के लिए यूज़ होता है। दोनों में ही क्या होता है, असेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है। तो बताया एक कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो क्या हैं, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है, स्टॉक इन ट्रेड का ख़रीदना है, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स WIP स्टॉक इन ट्रेड है, इम्प्लाइज बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं, फाइनेंस कॉस्ट है, depreciation and amortization expenses. Till now we have divided the expenses of a company in 7 categories. मतलब अगर कंपनी में ये खर्चे होते हैं तो इन्हीं कैटेगरीज में आएंगे। अब मान लो इसके अलावा कंपनी ने और खर्चे करे, इसके अलावा कंपनी के और खर्चे हुए जो इन 7 में नहीं आ रहे, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो बेटा जो खर्चे इन 7 में ना आए वो अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे। अदर एक्सपेंसेस में कुछ भी आ सकता है जो इन 7 में ना आए। फिर भी कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि कैरिज इनवर्ड, ठीक है, हमने सामान ख़रीदा, सामान ख़रीदने में जो हमने किराया पे करा वो कैरिज इनवर्ड है। कैरिज आउटवर्ड आ जाएगा अदर एक्सपेंसेस में, ठीक है। और आपको पता है कैरिज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कैरिज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो ये एक्सपेंसेस आ गए कंपनी के। तो मैंने यहाँ टोटल रेवेन्यू निकाला, फिर मैंने एक्सपेंसेस लिए कंपनी के। अब मैं क्या करूँगा, टोटल रेवेन्यू में से खर्चे माइनस कर दूँगा। तो जब रेवेन्यू में से खर्चा माइनस होगा तो मेरे पास ये 5th पॉइंट आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि इन सारे खर्चों का मैं टोटल कर लूँगा, मेरे पास आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब मैं क्या करूँगा, देखिए पहला पॉइंट था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा था अदर इनकम, दोनों को ऐड करा टोटल रेवेन्यू आया। फिर खर्चे लिए 4th नंबर पे, 3rd में से 4th माइनस करा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। फिर मैंने इसमें से टैक्स माइनस करा तो ये मेरे पास आया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
क्या आया है मेरे पास, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और आपको पता होना चाहिए ये जो टैक्स होता है इसकी परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होती है। टैक्स की परसेंटेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, जितना भी है वो हमेशा कंप्यूट होगा किस पर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर। टैक्स विल ऑलवेज बी कंप्यूटेड ऑन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग टैक्स फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स यू विल गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो बेटा ये होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। अब इससे एमसीक्यूज क्या बन सकते हैं तो वो मैंने आपको बता दिया, किस शेड्यूल में आता है ये याद रखें, पैटर्न पता होना चाहिए। एक्सपेंसेस स्पेशली 8 तरह के हैं, और इम्प्लाइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या आ रहा है, फाइनेंस कॉस्ट में क्या आ रहा है। सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल इन्हीं दो में है। इम्प्लाइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या आता है, फाइनेंस कॉस्ट में क्या आता है, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना उसका फॉर्मूला। ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी&एल के। तो बेटा ये मैंने 2 रिकॉर्डिंग आपकी कर दी हैं स्टेटमेंट ऑफ पी&एल की 2 पार्ट्स में, आप इसे देख लेना।